आप देख रहे हैं एजेंडा एजेंडा में बातचीत कर रहे हैं किस तरीके से पेट्रोल पंप को 8 बजे के बाद बंद करने का एक सगुफा कहीं सरकार की तरफ से आया और हालांकि इस पर किसी तरीके कोई फैसला नहीं हो पाया और यह भी इशारा किया गया कि शायद ऐसा कोई फैसला सरकार लेने नहीं जा रही, लेकिन मंत्री ने यह भी इशारा किया है कि 16 सितंबर तक अगर हालात ऐसे रहे तो कुछ कड़े फैसले उठाने पड़ेंगे। तमाम बस चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री हरीश रावत, साथ ही हमारे साथ हैं सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, रविता श्रीवास्तव हैं जिस वक्त हमारे साथ मुंबई के साथ मौजूद हैं, और एडिटोरियल डायरेक्टर न्यू इंडियन एक्सप्रेस के प्रभु चावला भी हमारे साथ है। प्रभु ने ब्रेक के पहले एक बात कही थी सुधांशु जी, वो बात इन्होंने कही थी कि भाई आप बड़ी बड़ी कारों के दाम क्यों नहीं बढ़ा देते, आप जो है डी कंट्रोल के बारे में बात करते हैं लेकिन उसको ठीक से लागू नहीं करते हैं, ओएनजीसी के फंक्शन का डिविडेंड आप देते हैं और कहते हैं कंपनियां घाटे में चल रही हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स है पूरे खेल को लेके कि कहीं ना कहीं लगता है कि ऑटो इंडस्ट्री के दबाव में सरकारें काम करती हैं, आप बढ़ाइए, आप 5 करोड़ के पहले की कारों के दाम मत बढ़ाइए लेकिन बाद के कारों के दाम अगर बढ़ाते हैं तो किसके से तो क्या फर्क पड़ता है, यह फैसला सरकार कर सकती है, लेकिन उसके पीछे भी पॉलिटिक्स नजर आती है। देखिए, जो अभी प्रभु जी ने कहा और जो आपके अन्य विशेषज्ञों ने कहा जी, उनसे एक बात बहुत स्पष्ट दिखती है कि सारी की सारी समस्या नीतिगत है। जैसे अभी कारों की बात कही गई, मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि कार के दाम बढ़ रहे हैं वो तो एक पक्ष है और कार इजीली अवेलेबल हो रही है। ये बताइए कि मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है इस देश में। आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत तो बढ़ने वाली है और पेट्रोल की आवश्यकता पड़ने वाली है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं था। सरकार को नीति बना के चलना चाहिए था। आपने इकोनॉमी के जो दूसरे सेक्टर्स थे, चाहे प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, अन्य, उनको इतना कमजोर करके रखा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 2008 और 9, 2009-10 में जब ये कह रहे थे 8.6 और 9 पॉइंट समथिंग की ग्रोथ रेट है, उस समय में हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में नीचे जा रहे थे। इसका मतलब आप एक ऐसी खोखली अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे थे जहां हमारी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही थी। अभी जैसे आपने डायरेक्ट पे जाने से पहले खाद्य सिक्योरिटी बिल की बात कही, खाद्य सिक्योरिटी बिल को लाना है अगर आपका इंटेंशन सही, तो मैं उदाहरण देता हूं, जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जब हमारी गवर्नमेंट आई 3 पॉइंट समथिंग परसेंट था, हम 18.96 पे ले गए, सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर बने नेशनल पूल में, फिर फीड सिक्योरिटी बिल लाए 7-8 महीने पहले। जी, आपकी तरह थोड़ी कि हमने ना प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, ना स्टोरेज पे ध्यान दिया, डिस्ट्रीब्यूशन में करके एकदम से ले आए और फिर कहा अरे साहब उसका शेयर मार्केट क्रैश करने लगा। अब आपने कहा ये पेट्रोल की वजह से हो रहा है, गोल्ड इंपोर्ट की वजह से हो रहा है। अब आप एक हताशा में, डेस्परेशन में एक के बाद एक हाथ पांव मारने जैसा कार्य कर रहे हैं। मूल समस्या नीतिगत थी और यहां पे मैं थोड़ा सा मतभेद रखना चाहूंगा। भाजपा सरकारों की नीतियां और भाजपा की एनडीए सरकार की नीति और कांग्रेस की नीतियों में एक ही अर्थव्यवस्था में रहते हुए बिल्कुल भिन्नता थी। हमारी गोवा की सरकार ने जो काम किया उसकी सराहना की बजाय उस पर कटाक्ष मैं उचित नहीं मानता हूं। और इसके अतिरिक्त मैं एक सिर्फ आंकड़ा देना चाहता हूं, पूरी एनडीए रिजीम में कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट $2.3 बिलियन था, इनके टाइम में $50 बिलियन। अरे आपने ग्रोथ रेट में किया क्या? बाहर से पैसा लाके सिर्फ ग्रोथ दिखाते रहे सुधांशु जी, और उसके बाद तो ये हश्र होना ही था। सुधांशु जी, आप जो है वो बीजेपी का उदाहरण, आप गोवा की सरकार का उदाहरण देते हैं, आप जो गोवा का उदाहरण है वो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होता? एनडीए सरकार का भी उदाहरण दिया, छत्तीसगढ़ में क्यों मैंने नहीं? मध्य प्रदेश सरकार का भी उदाहरण दिया। मैं आपसे कह रहा हूं, जो बात अगर गोवा सरकार अगर पेट्रोल के प्राइसिंग को ठीक कर सकती है तो मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान भी कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह कर सकते हैं, हमारी सरकारों की औसत ग्रोथ गुजरात में तो नहीं हुआ ना ये आसपास रही है जब नेशनल ग्रोथ रेट 4.5 और 5%। सर मेरा सवाल अलग है, मैं कह रहा हूं कि जो काम मनोहर पारिकर कर रहे हो वही काम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, वही काम शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं, वही काम रमन सिंह कर सकते हैं, तो वो आपकी तीनों सरकारें क्यों उस काम को नहीं करती? वहां पे क्या कंफ्यूजन है? भाई आशुतोष जी, आप बहुत बढ़िया प्रश्न कर रहे हैं। राज्य सरकारें जिन पे सीमित संसाधन है उसमें से 1-2 राज्य सरकार ने हिम्मत की तो उसकी सराहना की बजाय ये प्रश्न केंद्र सरकार से क्यों नहीं? अरे नरेंद्र मोदी, आप डेवलपमेंट तो चल रहा है ना दुनिया के अंदर, देश में कम हो जाएगा। हमारी सरकारों के पास वैसे ही केंद्र से सौतेला व्यवहार हो रहा है सर, बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये तो गोवा की सरकार भी कह सकती है, ये तो मनोहर पारिकर भी ये बात कह सकते हैं। देखिए, ये तो मनोहर पारिकर भी ये बात कह सकते हैं। भाई ये तर्क तो बहुत विचित्र नहीं, ये तो मनोहर पारिकर भी ये बात कहेंगे भाई हमारे साथ सौतेला व्यवहार। मैं अभी कहिए, मैं आंख बंद करके उनसे फोन में बात करूंगा, वो कहेंगे कि नहीं हाँ हमारे साथ। ये तो एक ऐसा तर्क है भाई, जो जिस ग्रोथ डेवलपमेंट मॉडल की बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं वहां पर भी तो लागू हो सकता है। शिवराज सिंह भी एक नया मॉडल लेके वहां भी लागू हो सकता है, लेकिन उनके अंदर पॉलिटिकल विल शायद नहीं है। सरकारों की एवरेज ग्रोथ रेट 10% रही है जी, और नेशनल ग्रोथ रेट 4.5-5% है। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रश्न तो केंद्र सरकार से पूछिए ना। प्रभु,
आप जब आपको जवाब देना चाहते ना, क्योंकि आपने सवाल सीधा पूछा, मैं भी यही पूछूंगा, वो जवाब देंगे नहीं उसका कि मोदी जो है इनके जो डेवलपमेंट सिंबल है आजकल कि वहां उनको पेट्रोल एक्साइज कम करने में क्या तकलीफ है, नहीं करेंगे। इंडस्ट्रियली सारे उनके साथ जवाब देना, मंत्री जी बैठे हुए उनका याद है, उनके साधन, गुजरात में तो कोई साधनों की कमी है नहीं, वो तो सर्कुलर स्टेट है, दादे वहां तो कम कर सकते हैं, वो अपने आप को दिखाते देखो मैंने अपने सब जगह अच्छा काम कर रहे हैं, वो यहां भी करके दिखा सकते थे कि मैं पेट्रोल के दाम कम कर रहा हूं, मेरी एक्साइज ड्यूटी आज 0% है, मेरे यहाँ अपने सेल टैक्स 0% आंकड़ा और आपको बता दूं, केंद्र सरकार के मंत्रियों ने केवल पेट्रोल में हवाई यात्राओं में विदेश जाने में 678 करोड़ रुपए। मैं आपका जवाब देता हूं, आपकी इनकम जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, आपकी गुजरात सरकार, मध्य प्रदेश जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से टैक्स आता है, कम से कम 20% इनकम आपके बजट की वहां से आती है। अगर आप बंद कर दें, आपके यहां भी बोलने, आप पार्लियामेंट में हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। आपने ये नहीं कहा, आपके किसी लोग ने, लेफ्ट वालों ने कहा कि लगभग 5,78,000 करोड़ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल से लेना है लोगों को। आपके किसी भी एक एमपी ने खड़े होकर के नहीं कहा कि ये 5,78,000 करोड़ रिकवर क्यों नहीं करते आप। आपके लोग बोले जा रहे हैं इधर से उधर की, जो कांग्रेस की लाइन है वो आपकी लाइन है कि बड़े बड़े लोगों को सपोर्ट करो, अपने अपने जो पेट्रोल, आपने सिविल एविएशन सेक्टर खोला, जो आप ठीक बात कह रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई, सिविल अगर सर्विसेज सेक्टर बढ़ा है, सर्विसेज सेक्टर की वजह से आज पेट्रोल की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। आपने जहाज खोल दिए, हवाई जहाज चलाने शुरू कर दिए, आपने कनेक्टिविटी बढ़ा दी, पर आपने कौन सी ऐसे काम किए थे जिससे कि आपको लगता है कि आपने अगर सर्विसेज सेक्टर खोलते चले जा रहे हैं तो आपने ओपन स्काई करी, उसकी वजह से सब गाड़ियों की सबसे ज्यादा सब्सिडी दी गाड़ियों के ऊपर। एक एक गाड़ी को आपने 9% के ऊपर ब्याज देने के लिए, तो आपके यहां शुरू हुआ, अच्छा काम था, किया था उस वक्त, परंतु आपने भी नहीं सोचा। आज देश के अंदर जरूरत है पेट्रोल की कंजम्पशन को कम करना, और यह भी करना चाहिए कि हम खाली डॉलर से क्यों खरीदते हैं, ईरान से हमारे को रुपए में मिलता है, वहां से क्यों नहीं खरीद सकते। आप उस बात को उठाते नहीं है। बिल्कुल सर, आपने ईरान का हवाला दिया। देखिए, पहली बात, एक मिनट में इसका उत्तर देना चाहूंगा। जी दीजिए। पहली बात तो उन्होंने कही कि बड़े लोगों के बारे में नहीं उठाते रहे, हमारी सरकार ने तो ओपनली काम काला धन लाना चाहते हैं बाहर से, उससे भी बड़ा पैसा जो फंसा, बड़ा लेके आए थे ना, बड़े बड़े जमाने में फंसा हुआ है, उस जमाने में बहुत सारा लेके आए थे, कर दिया। एक विषय जी। दूसरा विषय जो मैन्युफैक्चरिंग वाली आपने बात कही, हमारे टाइम में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ी, चाहे हुंडई की कंपनी यहां लगी हो, चाहे अन्य भी चीजें रही थी, हमने ओपन किया तो दोनों में बैलेंस रखा था। हुंडई की वजह से पेट्रोल की प्रॉब्लम हो रही है और किसी वजह से। चलिए सुधांशु जी, इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन हरीश जी, सवाल यहां पे बहुत छोटा सा इस बात की, जिस तरह अभी प्रभु इशारा करें, भाई ईरान के साथ आप कहेंगे कि ईरान के साथ जो एक डिप्लोमेसी का मसला फंसा हुआ है, वो दुनिया ने उन पर सैंक्शन लगा रखा है, क्या सरकार इतनी हिम्मत करेगी कि ईरान के साथ जो है वो ऑयल का इंपोर्ट बढ़ाएगी? देखिए, हम उस ऑप्शन पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ये तो अब जग जाहिर बात है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। मैं थोड़ा सा भाजपा के राज्य सरकारों के पक्ष में थोड़ी बात कहना चाहूंगा। मनोहर पारीकर साहब इसलिए रिड्यूस कर पाए क्योंकि उनके राज्य की इकोनॉमी जो है पर्यटन पर आधारित थी, इसलिए कारों को सस्ता पेट्रोल मिलना बहुत आवश्यक था, और उन्होंने अच्छा कदम उठाया, मैं उनकी सराहना करता हूं। और इनकी और सरकारें इसलिए नहीं उठा पाई क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था फिर डेवलपमेंट के लिए उनके पास कुछ पैसा ही नहीं रहता, तनख्वाहों के लिए भी पैसा नहीं रहता। ये एक दिक्कत है राज्य सरकारों की, जिसको हमको समझना पड़ेगा। ये कहना बड़ा सरल है कि राज्य सरकारें या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक्साइज ड्यूटी कम क्यों नहीं करती थी, सेल टैक्स कम क्यों नहीं करती थी। वो जहां जहां मुमकिन हुआ हमारी सरकारों ने भी किया, दिल्ली की सरकार ने किया, हरियाणा की सरकार ने किया, उन्होंने वैट घटाने का काम किया। ये सब बातें हैं। सवाल ये है कि ये रिफॉर्म आवश्यक है, ऑयल सेक्टर में भी है, दूसरे सेक्टर में भी है। उसके लिए मेजर पार्टीज के अंदर जिनको देश चला रहे हैं या चलाने का दम भर रहे हैं, उनमें कंसेंसस होनी चाहिए। बट हरीश जी, आप फिर एक बार इसको बीजेपी की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं, भाजपा सर, मैं आपसे सीधा सवाल, लगातार कंसेंसस ब्रेक कर रही है। सर, आप वो फिर आप बीजेपी मैं आपसे सीधा सवाल ये करता हूं, मेरा आपसे सीधा सवाल ये कि जब ऑयल सब्सिडी इतनी बढ़ रही है, सर मैं आपकी बात समझिए, जब ऑयल सब्सिडी इतनी बढ़ रही है, ऐसे में फूड सिक्योरिटी बिल लाने की क्या जरूरत है? ऐसे में आपको जो भूमि अधिग्रहण बिल लाने की क्या जरूरत है? ऐसे में आप क्यों नहीं पूरी तरीके से पेट्रोल और डीजल को डीकंट्रोल कर देते, मार्केट के आधार पर चले? जी, मैं सुधांशु जी की बात का जवाब भी दूंगा, आपकी बात का भी जवाब दूंगा। सुधांशु जी ने कहा कि हमारे समय में राज्यों ने कृषि क्षेत्र में बड़ी तरक्की की है, और सबको पूरे देश को मालूम है कृषि विकास दर एनडीए के समय में नकारात्मक स्थिति में पहुंच गई थी। 178 मिलियन टन
का उत्पादन था उसको बढ़ा करके जब हम 254 मिलियन टन पर लेकर के आए, तब हमने खाद्य सुरक्षा के विषय में सोचा। जब हमको लगा कि अब हम उससे सब्सिडी बढ़ रही ना, आपकी अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ रहा आए हैं, तो हम एश्योर्ड हैं कि हम लोगों को अन्न उपलब्ध करवा सकेंगे, चाहे उससे कंजम्पशन बढ़े अन्न सुरक्षा कानून लाने से। लाए इसलिए हैं क्योंकि इसके जो दूसरे इफेक्ट हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, माल न्यूट्रिशन और दूसरे क्षेत्रों के अंदर, उन सबको यदि मिनिमाइज करना है, आपको हेल्थ बिल को कंट्रोल करना है, तो आपको कहीं न कहीं इसके पीछे तो वोट है सर, देखिए सवाल है, उसको हल करने का काम करना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अचानक सोच करके एक पक्षी सोच से, जैसा हमारे कुछ दोस्तों को दिखाई दे रहा, हम कहीं राजनीति के लिए तो नहीं लेकर के आए, ऐसा कहीं नहीं है। चलिए हरीश जी, आप कहते हैं राजनीति इसके पीछे नहीं, लेकिन दरअसल सरकारें, राजनीतिक पार्टियां जो है कोई भी कदम उठाती उसके पीछे राजनीति होती। श्रीवास्तव जी, सवाल एक बहुत छोटा सा और है। सवाल इस बात को लेकर यह है कि भाई आपने तो तमाम सरकारों के साथ काम किया है, ये जो हम कहते हैं भाई डीजल के दाम अगर कम करेंगे तो किसानों के वोट हमसे निकल जाएंगे, अगर आप पेट्रोल के दाम जो है अगर आप बढ़ाएंगे तो वो आपका अर्बन सेक्टर है वो आपसे नाराज हो जाएगा। ये रैशनलाइजेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं एलपीजी को लेके, केरोसिन को लेके, और कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं? एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक बात है आशुतोष जी, आपका बिल्कुल अच्छा सवाल है। मैं एक ऑयल एक्सपर्ट होने के नाते आपको बता सकता हूं कि केरोसिन, पेट्रोल और डीजल, इन तीनों की रिफाइनिंग कॉस्ट के बाद में कीमत मात्र 37 रुपए लीटर होती है, 37 रुपीज। और ये जो प्रभु जी ने अभी बात कही थी वो बिल्कुल इन्होंने सही कही है कि जब 1 रुपया लीटर पेट्रोल का दाम कहीं भी बढ़ाया जाता है या डीजल का बढ़ाया जाता है तो कंज्यूमर के ऊपर 1 रुपए 40 पैसे का बोझ पड़ता है आकर के। तो ये जो बीच में एक सिस्टम है पूरा का पूरा स्टेट्स का और सरकार का, केंद्र सरकार का, ये पूरा इसके ऊपर प्राइसिंग पर मुनाफाखोरी करने का है। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि जो आपने बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि ये बिल्कुल कम दामों के ऊपर बेचा जा सकता है। और ये सरकार ने सिर्फ एक ऐसा माहौल बना रखा है, एक रियोट्रिक खड़ा कर रखा है कि हम इसकी प्राइस बढ़ाए बिना हमारे पास में कोई चारा नहीं है। आपको एक तेल कंपनियों के बारे में भी मैं बताना चाहता हूं। एक ये जो हमारे अभी पीछे एक भाजपा के जो साथी बैठे हुए हैं वो बता रहे थे, यही भाजपा 2003 के अंदर फैमिली सिल्वर, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम 2 कंपनियां हैं, उनको प्लेट में रख के बेचने जा रहे थे। वो तो हम लोग ऑयल सेक्टर एसोसिएशन कोर्ट में गई और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हमने उसको रोका, नहीं तो इन कंपनियों को इन्होंने तभी बेच दिया था और बाद में इनकी सरकार भी चली गई थी। पर हमारा कहना यह है कि इन तेल कंपनियों को जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किसी तरीके से पूरा इफेक्टिवली यूटिलाइज करके, आपको बताऊं कि 70% आज जो पंप हैं वो राजनीतिज्ञों के हैं, एमपीज, एमएलए, मिनिस्टर्स, कुछ नाम से चल रहे हैं, कुछ बेनामी चल रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि इतना करप्शन है ऑयल सेक्टर के अंदर कि इन्होंने 3 बार एक माइलस्टोन भूमि पूजन करके तब एक रिफाइनरी तेल कंपनी की बठिंडा में लगी। इंडियन ऑयल की एक रिफाइनरी पिछले 12 साल से लग रही है। इनकी श्रीवास्तव जी, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया सर, बिल्कुल समय खत्म हो गया। प्रभु 30 सेकंड के अंदर ये जवाब, जिस तरफ श्रीवास्तव जी इशारा कर रहे हैं कि भाई इस देश के अंदर तमाम पेट्रोल पंप जो है वो 70% तो पॉलिटिशियंस के हैं, मुनाफाखोरी हो रही है, ऐसे में कहां से इसमें रैशनलाइजेशन होगा और कहां से डिकंट्रोल? वो तो ठीक बात है, पेट्रोलियम सारे के सारे पॉलिटिकल पहले सिस्टम ऐसा था जब बांटी जाती है। सवाल ये है कि बहुत पार्टियां जो हैं बीजेपी और कांग्रेस को ये सोचना होगा कि पैसा इकट्ठे करने का तरीका और भी है। अगर आप 40% रेवेन्यू अपने स्टेट गवर्नमेंट का वहां से आता है तो आप लोगों को बेवकूफ साबित तक नहीं बना सकते। आप बड़े अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाइए, पेट्रोल की कंजम्पशन कम करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ जो षड्यंत्र हो रहा है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है बसें नहीं बढ़ाती, अच्छी सड़कें नहीं बनाती, अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं खड़ा करती, गाड़ियां खरीदिए आप। गाड़ियों की जो लॉबी इस देश के अंदर, जो अमेरिकन है, जर्मन लॉबी जो है, जो गाड़ियां जहां पर जो कोरिया की बात करते हैं, हुंडई लेके आया, होंडा लेकर के आए, तो जब तक इस देश के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेंगी तब तक इस देश के अंदर पेट्रोल आपको कंज्यूम बढ़ता चला जाएगा। अमीर आदमियों को चाहिए साइकिल के ऊपर जा सकता है, ये नहीं कि उसको गाड़ी पे चढ़ाना है आपको। तो इसलिए हर घर में गाड़ी खड़े करने के तरीके जो है ये ऑटो सेक्टर और पॉलिटिकल लीडरशिप की जो सांठगांठ है उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। जैसे कि आपने जिस ओर इशारा किया है, महत्वपूर्ण सवाल इसी बात को लेकर यह है